हिंदू इंटर कॉलेज किरतपुर में वाइस प्रिंसिपल हूँ और पार्टी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मीडिया प्रभारी। सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए, जो हमारी शिक्षा की देवी हैं, उनको नमन करते हुए बड़े थोड़े शब्दों में मैं अपनी बात आपसे कहूंगा। कुछ दिन मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया है। कुछ दिन मेरा स्वास्थ्य भी खराब था। मैं सीधी वक्ताओं ने आपको बहुत इतिहास बताया, मैं सीधी बात कुछ कहना चाहता हूं कि हम राष्ट्रपिता फुले साहब को याद करते हैं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, हम नानक जी को याद करते हैं। और ये लोग इतने पहले हुए थे कि 100-200 साल हो गए और हम ये नहीं पता हमारे खानदान में भी तो कोई आदमी होगा जो 100-200 साल पहले था। हम उसे याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को याद कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसे काम किए थे। दूसरी बात, हम अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं तो हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अब उन पर क्या करेंगे, वो तो रहे ही नहीं। हम उनको याद भी अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए काम किया था, उस परिस्थिति में काम किया था। तो आज भी अगर हम उन्हें याद रखते हैं, उनके बताए हुए रास्ते को याद रखते हैं, उनके काम को याद रखते हैं, तो वो हमारा कल्याण होगा। विपरीत परिस्थितियों में जब पढ़ाई का अधिकार नहीं था, अंग्रेजों के आने से थोड़ा बहुत मिला, तो उसका परिणाम पढ़े हम, और पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। कुछ लोग अपने में ही रह गए, कुछ लोगों ने जनहित का काम किया। तो जब ये हमारे महापुरुष नहीं रहे हैं तो आज वो आपकी मदद नहीं करेंगे। हम उन्हें याद करके सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तभी हम अपनी मदद कर पाएंगे। कि जब वो लोग कम संख्या में, कम पावर थी, कम पैसा था, तब उन्होंने आपको ला करके दे दिया संसाधन। आज हमारी क्या हालत है कि हमारे पास उससे ज्यादा साधन है, उससे ज्यादा संख्या है, उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें क्या निकम्मापन है। इसको हमें देखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनके विषय में एक बात नॉर्मली भ्रांति फैला दी गई है, गलत कर दिया गया है कि वो कोई चमत्कारी पुरुष थे, उनके 25 हाथ थे और उन्होंने चमत्कार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात तो वो एक आम आदमी ही थे। उनके दिल में नैतिकता की भावना थी, समाज की भलाई की भावना थी, इसलिए उन्होंने काम किया। दूसरी बात जो मिसिंग है सबसे बड़ी, कि इन सबों लोगों ने जादूगर थोड़ी थे कि अकेले काम किया और ये जादू कर दिया, तुम्हारा कल्याण हो गया। सबने संगठन का निर्माण किया था। आज आप लोग जानते हैं ज्योतिबा फुले जी हैं, उन्होंने उस समय सत्य शोधक समाज का निर्माण किया था। क्या झूठ है, क्या सच है, इस पे विचार करो और उसके परिणाम से काम करो। आप सब लोगों ने ध्यान सुन रखा होगा, एक संगठन है आर्य समाज, वो उसी संगठन की प्रतिक्रिया में उसी संगठन को दबाने के लिए बना था। ज्योतिबा फुले जी वो रहे हैं हमारे, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा का महत्व दिया कि विद्या के बिना ही हमारी सारी समस्या है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई इतिहास की ढूंढ करके कि सेठ जी और भट्ट जी विदेशी हैं, बाकी सारे शूद्र अधिशूद्र भारत के मूल निवासी हैं। ये बात कौन बता गया था? ज्योतिबा फुले जी। जब आप पढ़ेंगे आपको ज्ञान होगा। दूसरी बात ये रही कि शिक्षा का उन्होंने महत्व बनाया कि शिक्षा के बिना ही तुम जानवर बने हुए हो, तुम्हारा सारा जो समस्या है वो शिक्षा के कारण है। दूसरी बात उन्होंने पहचान बता दी थी कि ये सेठ जी भट्ट जी विदेशी हैं और भारत के मूल निवासी। एक तीसरी बात भी उन्होंने बताई थी कि यदि कोई समाज या व्यक्ति गुलाम हो जाता है तो उसके सारे आधे सद्गुण खत्म हो जाते हैं। जो अच्छे गुण हैं वो आधे
खत्म हो जाते हैं, ये बात भी ज्योतिबा फुले जी ने बताई। अब हमें जो करना है, हम दुनिया को याद कर रहे हैं, 8 हाथ वालों को याद कर रहे हैं, जिनके 8 हाथ थे, पता नहीं कैसे पैदा हुए, कब एक तो अभी दिखाई नहीं देता। हमारे जो सीधे बाप दादा थे, उन्हें हम याद नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा भाई? कि वो सरकार नहीं बनाती, सरकार ऐसा नहीं करती इसलिए कि वो सरकार तुम्हारी नहीं है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये अभी बात चल रही है ओबीसी आरक्षण की। जब से ओबीसी आरक्षण लगा है, मैं 90 में कानपुर में था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मैं आपको इस बात को बहुत गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा आंदोलन में शेड्यूल कास्ट के लोग गए थे, जो समर्थन में गए थे, और ओबीसी वाले नहीं लड़े थे। वो लड़ाई हम लड़े थे, उनसे ज्यादा होकर के शेड्यूल कास्ट के लोग लड़े थे। दूसरी बात क्या थी, वो लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत लेते। हमारे सामने जो विरोध की लड़ाई लड़ रहा था, वो ओबीसी अपने आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। जो गोस्वामी जल करके मर गया ओबीसी आरक्षण के विरोध में, उसे भी मिलना था आरक्षण। मतलब अपने भाइयों के, अपने आरक्षण के खिलाफ वो आदमी लड़ा, तो उसी दिन क्या हुआ, ज्योतिबा फुले जी हैं, उन्हें याद किया हमने, उनकी बात सही हो गई कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें अविद्या है भाई, जिस चीज से तुम्हारा भला होना है उसके खिलाफ तुम क्यों खड़े हो गए, क्यों लड़े? अभी भाई साहब ने बताया कितने लोग जानते हैं उन्हें। तो इस विषय में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ तो इनकी गलती है, कुछ मेरी है। क्यों? हम जान गए हैं। अगर हम जानते हैं तो बताने का फर्ज भी हमारा है। हम जानते हैं तो बताने का फर्ज हमारा है। जो नहीं जानता उसकी कोई गलती ना, उसे किसी तरह ले आए। तो मैं आप लोगों से जो केवल एक बात कहना चाहता हूं, जो मिसिंग है, वो हमेशा हमेशा आप अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी, तो सबसे पहले आपको जरूरत है संगठन बनाने की। जितना आंदोलन चला है, जो चीजें आई हैं, वो सब आई है, व्यक्ति से नहीं आई है। मैं कह रहा था ज्योतिबा फुले जी का संगठन था, रविदास जी का संगठन था, कबीरपंथी जी का संगठन था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने सारे संगठन बनाए। तो अगर आप संगठित होकर प्रयास नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब दूसरी समस्या आती है हमारे संगठन में। हम लोगों ने बहुत लोगों के नारे लगाए। एक लीडर आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, सब काम फिट हो जाएंगे, तुम लोग मौज करोगे और विकास हो जाएगा। ठीक है? और आप मान लेते हो कि दूसरा लीडर है, वो विकास हो जाएगा आता है तो। अरे हो गया सत्यानाश। डाटा देने को तैयार नहीं है कि कितने लोगों की नौकरी गई, कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, क्या हुआ। ठीक है? और एक फर्जी वैक्सीन इन्होंने पिलाई। मैं पूरे मंच से कह रहा हूं, चाहे मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाए। देश में 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, फिर भी कोरोना का डर दिखा रहे हैं। कैसा डर है भाई? कैसे हो रहा है? 97% लोग पहली, भारत सरकार ये कह रही है 97% लोग पहली वैक्सीन, एक वैक्सीन ले चुके हैं कोरोना की। अगर 97% लोग वैक्सीन ले चुके हैं, तो इस भीड़ में अगर 100 बैठे हैं तो 97 को तो होना ही नहीं चाहिए। और जब उन्हें होगा नहीं तो वो फैलाने के भी नहीं, कुल बच गए 3। तो वो जरूरी थोड़ी है वो 3 उसी से चिपक के बैठे हो जो वैक्सीन फैला रहा है, जो कोरोना फैला रहा है। तो देश को धोखा दिया जा रहा है सब पार्टियों का। और ये धोखा हो क्यों रहा है आपके साथ? आप झूठे और मक्कार लोगों पर विश्वास कर रहे हो। दूसरा आदमी आता है, बोले मैं सब भला कर दूंगा, आपने मान लिया। हमारा ये कहना है कि अब इस बात को छोड़ दीजिए। आप अपना भला खुद करिए, अपनी लीडरशिप खुद करिए, अपना नेता और अपना संगठन खुद बनाइए। इसीलिए इस पार्टी का निर्माण किया गया है, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जब व्यक्ति गुलाम हो जाता है, जो ज्योतिबा फुले जी ने कही है कि जब व्यक्ति गुलाम हो जाता है तो उसे आधे सद्गुण खत्म हो जाते हैं। हमारे समाज में हार्ड स्किल है, हम बड़े अच्छे मजदूर हैं, हम अच्छे डॉक्टर भी हैं, हम अच्छे इंजीनियर भी हैं, लेकिन हमारा सॉफ्ट स्किल खराब है, हमारा व्यवहार खराब है। हम कुछ बन गए, गांव में मजदूरी करते थे और पुलिस में सिपाही बन गए। अब
सिपाही बन गए तो बड़े आदमी थोड़े से हो गए मजदूर से, वो आ रहे हैं तो इससे भी लड़ाई उससे भी लड़ाई। हमें ये व्यवहार हमारा संगठन बनने नहीं देता। एक आदमी गांव में नौकरी कर रहा है और बाकी लोग मजदूरी कर रहे हैं, तो आप जाके अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लीजिए क्या हालत है, वो सब बताएंगे ये बहुत बदमाश है, इनने दो के फर्जी मुकदमे लिखवा दिए इसके उसके, ठीक है। और एक वकील साहब हंस रहे हैं, इनके विषय में बाद में पता करवाएंगे, इनके मोहल्ले में जाकर। तो हमारे साथ क्या कमी है, हम मिल के नहीं बैठ रहे। संगठन बनाना है, भाईचारे से बनता है, मिलके बैठने से बनता है। यदि आपकी, पहले तो आप लोग ये सोच लीजिए ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि कोई देवता आएगा, कोई अवतार आएगा, एकदम परिवर्तन हो जाएगा। अगर कोई आता भी है तो उसको संगठन चाहिए, समाज का साथ चाहिए, और आप अगर किसी परिवर्तन में भागीदार बनना चाहते हैं तो आपको संगठन के साथ जुड़ना चाहिए। और किसी संगठन में अगर आप जुड़ते हैं तो अंदर की बात भी पता लगती है, वो भी पता लगाइए कि वहां निर्णय कौन ले रहा है। हम लोगों में, जो मैं बार बार कह रहा था कि हमारे आधे सद्गुण खत्म हो जाते हैं, एक नारा बहुत चला था, ठीक है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, खूब चला, गांव गांव चला। शिक्षित भी हो गए थोड़ा बहुत तो सभी हैं, और उसके बाद संगठन बनवाए, इतने संगठन बनाए बाबा साहब के नाम पर, मुझे लग रहा है 50,000 से ज्यादा संगठन बना दी। आता नहीं था बनाना, बस सुन लिया नाम, संगठित बनो, विश्वास था अपने में कि हाँ संगठित तो बनना है, तो बन गए। और बाद में उसमें क्या हुआ, संगठन शास्त्र नहीं पढ़ा कि ये काम होगा तो कैसे होगा, ऐसे ही बात हो गई कि जो है अंगूर की खेती कर लो, सबने कर ली, इसमें दवाई कौन सी छिड़कनी है ना पता था, तो खेती सूख गई। हम लोगों ने जो संगठन बनाए उसमें एक गलती हुई है, हमने तानाशाहों को पैदा किया। हमने किन लोगों को पैदा किया जो संगठनों में तानाशाह हो गए, भगवान बना दिया आपने उन्हें, और उन्होंने आपको बेच खाया। तो ये भी बात मैं इस मंच से कह रहा हूं, हमें भी नहीं पता थी, धीरे से पढ़ा गया, संगठन शास्त्र पढ़ा गया कि भाई इतनी मेहनत करते हैं, संगठन बनाते हैं, तो बाद में ये नेता कैसे बेच खाते हैं। तो उसके लिए ये था कि आगे हमारे महापुरुषों ने काम कर रखा है, बुद्धा ने काम किया था, उन्होंने अपना संगठन बनाया था, तो उन्होंने हमेशा चुनाव की बात रखी थी कि इसीलिए इस पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 साल में बदल जाता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक बदल जाता है, तो सबका नंबर आएगा धीरे धीरे डिसीजन में। और कमेटी डिसीजन होते हैं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, एक व्यक्ति कोई महान नहीं है, 10 लोग मिल के फैसला करेंगे और बार बार विचार करके करेंगे। एक बार गलत हो गया तो हम उसे दोबारा करेंगे। दूसरी बात, जो बात हो रही थी शिक्षित बनो, स्कूल में हमें उतना ही पढ़ाया जाता है, शिक्षा दूसरों के नियंत्रण में है, आपकी भलाई की चीज नहीं पढ़ाई जाती। फिर भी अगर आपको पढ़ना लिखना स्कूल विद्यालय ने सिखा दिया तो हम उसका धन्यवाद देते हैं। आगे का हम पढ़ाते हैं, हमारे पास कैडर होते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप लोग संगठन से जुड़ते हैं तो आपको हर विषय में बताया जाता है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, आजकल वो बात रह गई थी ओबीसी आरक्षण वाली। ओबीसी आरक्षण जो है 52% शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जनसंख्या के अनुरूप है, तो ओबीसी आरक्षण भी जनसंख्या के अनुरूप होना चाहिए था, ऐसा मंडल कमीशन में रिकमेंडेड है। बहुत सारी लड़ाई झगड़े के बाद 27% आरक्षण हुआ, और जब से वो आरक्षण लागू हुआ है तब से एक समस्या आती है हमेशा। वो समस्या ये आती है कि ओबीसी की जो हम 52% जनसंख्या बताते हैं 1931 की है, कोई भी जज तुरंत कह देता है ये संख्या ठीक नहीं है, ये जनगणना जो हुई है ये संख्या ठीक नहीं है, और सरकार इधर उधर से डाटा वाटा लाएगी, राजनीतिक दबाव रहेगा तो 2-4 साल तो पहले आपकी वो वैकेंसी रुक जाएगी, 4 साल बाद वो लड़के तो जो टॉप पर उसमें नौकरी में लगने वाले हैं वो तो उनकी तो खत्म हो गई, बाद में वो आ गई, फिर चलो कोई बात नहीं वो चलती रही। उसके बाद कुछ दिन बाद किसी और केस में आते हैं, बोले ये
जनसंख्या का आंकड़ा पुराना। अब मैं आपको बताऊं, ये सारी बेईमानी मिल करके जो हमारी न्यायपालिका है वो ब्राह्मण पालिका हो चुकी है। वो और सरकारें मिल करके हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। भाई एक बार तुमने सेटल कर दिया कि ये पुराना है तो पुराने पे दे दो, नहीं मानते तो मना कर दो। हर बार ये आंकड़े पुराने हैं। और एक और मैं आपको मजेदार बात बता रहा हूं, अभी सवर्ण आरक्षण हुआ है 10% का, कोई आंदोलन नहीं चला, मान लिया। उसकी जनसंख्या कहां से इन्हें पता लगी? उसमें आज का एक डीसी ने प्रश्न नहीं उठाया है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने केस डाला था कि भाई हमें ये तो बताओ इनकी जनसंख्या कितनी है, इतनी दे रहे हो। जज ने सुप्रीम कोर्टों को उस केस पर सुना ही नहीं। उसके बाद हमने रिव्यू पिटीशन डाला है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस डालने लड़ने का खर्चा क्या है? एक आदमी नहीं लड़ सकता, संगठन की वजह से लड़ रहे हैं। तो ये जो बार बार बेईमानी हो रही है, वही जज, मैं उस जज की पूरी न्यायपालिका को चैलेंज करना चाहता हूं कि क्या उन जजों को इतना नहीं पता है कि जनगणना कौन करवाता है? सरकार। अरे भाई, जिसकी जाति की संख्या आपको नहीं मिल रही है उसे तुम लोग जनगणना में गिन क्यों नहीं लेते? बहुत सारे दबाव के बाद ये मनमोहन सिंह सरकार ने एक बार जनगणना करवाई, अलग से करवाई, वो भी बड़े दबाव के साथ। तो एक दिवंगत हो गए जेटली जी, इकोनॉमिक्स के थे, लेकिन उन्हें सही से गणित नहीं आता था, गिनती नहीं आती थी। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी कमियां हैं, और वो मार गए और उनसे कमियां दूर नहीं हुई और वो डाटा भी नहीं आए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी छोटी छोटी चीजों की वजह से हो रहा है। आप कह रहे हो शिक्षा खराब हो रही है। आपने कभी अपने विधायक से पूछा? आप लोग जिसको वोट देते हैं विधायक को, तमाम विधायक ओबीसी वगैरह के भी बने हुए हैं, उनको पकड़ के पूछिए कि स्कूल सही क्यों नहीं चल रहा है। आप लड़ने चले जाओगे, बात करोगे तो मास्टर से, मास्टर को 36 काम और बता रखे। वो विधायक से पूछो ना, विधायक की कहेंगे तो मास्टर तो एकदम ही पढ़ाएगा दो पैरों पर खड़ा होकर। तो ये जो बात है, इसमें एक बहुत गंभीर बात है कि जो हमारे पुरखे थे उन्होंने बहुत कम संसाधनों में हमें बहुत सारे अधिकार दे दिवा दिए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा खतरा आपके वोट के अधिकार पर है। 1950 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, जो संविधान लागू हुआ था, उसी समय सबको वोट का अधिकार मिल गया था। और आप उसे इतना इंपॉर्टेंट समझो, मार्टिन लूथर किंग थे अमेरिका में, काले लोगों को उसके 10 साल बाद वोट का अधिकार मिला। अमेरिका में जो अधिकार 10 साल बाद काले लोगों को मिला, वो अधिकार आपको हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में ही दे दिया था। लेकिन हमारा निकम्मापन क्या रहा? आज उन्होंने संघर्ष करके, बलिदान करके वोट का अधिकार लिया था, हमें फ्री में मिल गया। तो हमने एक पौवे में हमें फ्री में मिल गया। आज अमेरिका में कोई वोट को चैलेंज नहीं कर सकता, हमारे यहाँ कर सकता। तो ये जो वोट का अधिकार है, ये आपकी इज्जत का अधिकार है, आपकी शिक्षा का अधिकार है, आपकी नौकरी का अधिकार है। और कितने पैसे हो जाते हैं? 500 रुपए तो मजदूरी भी चल रही है। अगर एक दिन आप ईमानदारी से अपने परिवार, अपने उसके लिए ईमानदारी से काम करें और अपने वोट के राइट, जिसे भी वोट दे दिया है आपने, उसको पकड़ के खींचिए और ऐसे ही आदमी को वोट दीजिए जिससे आप बात कर सकते हो, नहीं तो बेकार है। और ये जो आप कर रहे हैं, ये वोट बेचना, तो अपने इज्जत बेचना, अपने बच्चों को अधिकार, जमीन सब चली जाएगी इससे, उस ताकत से उसको करिए। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग संगठित हो, थोड़ा जाने, थोड़े काम की जरूरत है, बहुत सारा सहयोग नहीं चाहिए। संगठन में अगर आप पीछे खड़े हैं 50 लोग, तो मैं भी सरकारी नौकरी करता हूं, मुझे भी आपसे ये हौसला मिलता है कि मैं जो हूं, किसी भी न्यायपालिका कोई चैलेंज करने को तैयार हूं कि उसका निर्णय गलत था। तो ये दम मेरे यहाँ कहां से आता है? जब आप लोग आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे। मैं तो कह रहा हूं, हम लोग तो समाज में ऐसे हैं कि जितना हम पढ़ते गए महापुरुषों को, उतना लगा कि हमने कुछ नहीं किया, हम हरामखोर हैं, हम पे बदनामी है। तो हम अपने समाज के दबाव में, हम तो ये चाहते हैं कि कोई कार्रवाई भी हो जाएगी तो हम भुगत लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। अगर मेरे मरने से आपका कल्याण हो तो एकदम ही मैं भूल जाऊं, समाज का कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला।
कोई एक आदमी भी नहीं करने वाला, तो आपका कल्याण होगा केवल संगठन से। तो सभी लोग अगर हम संगठन बनाते हैं और केवल छोटी चीजों से आपका कल्याण हो जाएगा। आप केवल एक बार नारा लगाइए कि SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। आप ये नारा जहां भी लगाएंगे आसपास लोग देखने लगेंगे। कभी भी लगा के देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, 4 लोग खड़े होके, अगर आप जब दुश्मन को पता लग जाएगा कि आप इकट्ठे हो रहे हो, एकदम चेहरे पर पता चल जाएगा आपको साफ साफ। केवल इतना ही करना है और संगठन से जुड़िए, 2-4 बात सुनिए। आपने अपना समय दिया है तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको जय भीम, जय भीम। सर का बहुत बहुत धन्यवाद।